वेलकम टू पीआर द फ्यूचर एकेडमी। अभी तक हम लोगों ने 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं फिजिक्स के भाग 1 के। आज की क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 6 प्रारंभ करेंगे, जिसका नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस चैप्टर का आधार क्या है, सबसे पहले हम लोग इस बात को समझते हैं। आपने चैप्टर नंबर 4 में एक चीज़ देखा था, जिस चैप्टर का नाम था गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। उसमें आपने देखा कि जब भी किसी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अर्थात जो गतिमान आवेश होते हैं वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं। तो फैराडे ने सोचा कि क्या एक चुंबकीय क्षेत्र की वजह से गतिमान आवेश यानी विद्युत धारा भी उत्पन्न हो सकती है। इस बात को फैराडे और हेनरी ने साल 1830 ईस्वी में अपने प्रयोगों द्वारा सिद्ध भी किया। उन्होंने दिखाया कि जिस तरीके से विद्युत धारा की वजह से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है, उसी तरह से परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण परिपथ में विद्युत धारा भी उत्पन्न हो सकती है। तो इस पूरे चैप्टर में विद्युत चुंबकीय प्रेरण में हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना क्या होती है और चुंबकीय क्षेत्र के कारण विद्युत धारा उत्पन्न होने की क्या शर्तें होती हैं, इसके कौन कौन से नियम हैं और उसमें जो भी टर्म आते हैं उन टर्म के लिए फार्मूला क्या है, उनकी परिभाषाएं क्या है। ठीक है, तो इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए हम लोग जो सबसे पहले एक काम करेंगे कि पहला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो होगा चुंबकीय फ्लक्स। यानी जब तक हम चुंबकीय फ्लक्स को नहीं समझेंगे तब तक इस पूरे चैप्टर को हम नहीं समझ सकते। जबकि पीछे कई बार आपने देखा होगा कि चुंबकीय फ्लक्स के बारे में हमने थोड़ी बहुत बातें करी हैं, लेकिन स्पेशली इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमको इसको फिर से पढ़ना है और ये इसी चैप्टर का टॉपिक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे चुंबकीय फ्लक्स के बारे में। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में क्या क्या जो है चीज़ें देखने को मिली, यानी फैराडे ने जो प्रयोग किया था वो क्या था। फिर हम लोग देखेंगे उस फैराडे के उस प्रयोग का, यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया उसकी कौन कौन से उन्होंने नियम बनाए। ठीक है, फिर आगे हम लोग देखना है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या है और ये क्या चीज़ के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, आपने फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम पढ़ा है, दाहिने हाथ की हथेली का नियम नंबर 1, नियम नंबर 2 पढ़ा है, लेकिन फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम अभी तक आपने नहीं पढ़ा। ठीक है, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रेरित धारा और प्रेरित आवेश क्या होते हैं और इनका मान कैसे निकाला जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हम लोग ले रहे हैं चुंबकीय फ्लक्स यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स। तो सबसे पहले तो हमको यही पढ़ना है कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। तो चैप्टर नंबर 1 में आपने पढ़ा विद्युत फ्लक्स। उसमें आपने देखा कि वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी भी सतह से होकर गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही उस सतह का वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से चुंबकीय क्षेत्र में अगर किसी सतह को किसी समतल को रख दे तो उससे होकर गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को ही इस सतह से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी है जिसमें हमने एक ये सतह, एक तल हमने रखा हुआ है और ये जो तल है ये इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समांतर भी नहीं है, इसके लंबवत भी नहीं है, इससे ये कुछ कोण बना रहा है। तो हम अगर ये मान लें कि इस सतह का जो क्षेत्रफल वेक्टर है, क्षेत्रफल वेक्टर ध्यान रखना है आपको, क्षेत्रफल वेक्टर का मतलब क्या कि कोई भी सतह हो उसके लंबवत जो एक वेक्टर होता है ऊर्ध्व बाहर की ओर, उसी लंबवत वेक्टर को ही हम इसका क्षेत्रफल वेक्टर कहते हैं। अगर हमने सतह को इस तरीके से झुका के रखा हुआ है तो इसका जो लंबवत वेक्टर होगा वो भी इस तरीके से होगा। ठीक है, क्योंकि जो लंबवत वेक्टर होता है हमेशा वो सतह के अभिलंबवत होता है। ऐसा नहीं कि सतह ऐसे है, देखिए सतह अगर ऐसे है तो फिर लंबवत वेक्टर ऐसे होगा, लेकिन सतह को आप टेढ़ा कर दिए तो लंबवत वेक्टर भी इस टेढ़ा हो जाएगा, क्योंकि लंबवत वेक्टर का यही मतलब है, एरिया वेक्टर का यही मतलब है कि वो हमेशा सतह से 90 अंश का कोण बनाए। ठीक है, तो इसलिए जैसे जैसे सतह को आप घुमाते जाएंगे उसका एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन चेंज होता जाएगा। यहाँ पर जो हमने सतह रखा हुआ है इसका जो एरिया, देखिए ये सतह इस तरीके से रखा हुआ है तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा जो कि इसके लंबवत होगा उसकी दिशा ये होगी। ठीक है, ये दिशा हो जाएगी एरिया वेक्टर की। तो एरिया वेक्टर ये हो गया और ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया। तो अगर कोई सतह चुंबकीय क्षेत्र बी के साथ थीटा कोण बना रहा हो, सतह नहीं बल्कि सतह का एरिया वेक्टर है ना, तो अगर किसी सतह का क्षेत्रफल वेक्टर या एरिया वेक्टर चुंबकीय क्षेत्र बी के साथ थीटा कोण बना रहा हो तो इस चुंबकीय क्षेत्र में रखे इस सतह से बद्ध या संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स का फार्मूला होगा फाई बराबर बी ए और कॉस थीटा। ठीक है, यानी
इस चुंबकीय क्षेत्र में अगर इस सतह को रख दिया जाए जो कि जिसका एरिया वेक्टर चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बना रहा हो, तो इस सतह से गुजरने वाला फ्लक्स फाई बराबर बी ए कॉस थीटा हो जाएगा। और आपने पढ़ा है ए बी कॉस थीटा को ए डॉट बी लिखते हैं, तो बी ए कॉस थीटा को भी हम लोग लिख सकते हैं फाई बराबर बी डॉट ए, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। तो ये हो गया चुंबकीय फ्लक्स के लिए फार्मूला। अब देखिए चुंबकीय फ्लक्स है तो इसीलिए हम फाई के नीचे यहाँ पर बी लिख देते हैं। जैसे वैद्युत फ्लक्स था इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जब बात होती थी तो वहाँ पर फाई ई लिखना था, ठीक है। और ये चुंबकीय फ्लक्स है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, फाई बी, ठीक। चलिए, तो ये तो हो गया चुंबकीय फ्लक्स का फार्मूला। अब अगर हम बात करें इसकी मात्रक की, तो देखिए चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक आएगा वहाँ से अगर आप निकालेंगे तो आपको बी का मात्रक और ए का मात्रक रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर बी और ए का मात्रक हम लोग यहाँ पर रख दें तो चुंबकीय फ्लक्स फाई का मात्रक आ जाएगा, और जो मात्रक आएगा वो बी और ए के मात्रक के आधार पर अगर हम निकालें तो यह आ जाएगा फाई बी का मात्रक बराबर चुंबकीय फ्लक्स बी का मात्रक। और चुंबकीय फ्लक्स बी का मात्रक आपने पढ़ा है न्यूटन पर एम्पियर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर इनटू, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा तो ये मात्रक आ जाएगा न्यूटन मीटर पर एम्पियर। और इसी न्यूटन मीटर पर एम्पियर को ही क्या बोलते हैं, तो इसी को बोला जाता है वेबर, इसी को बोलते हैं वेबर, ठीक है। तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या हो गया, वेबर, यानी एमकेएस पद्धति में जो इसका मात्रक है वो है वेबर। लेकिन अगर सीजीएस पद्धति में बात करें, याद रखिए कि ये जो मात्रक हमने यहाँ पर लिखा ये एमकेएस पद्धति में लिखा हुआ है। अगर सीजीएस पद्धति में हम इसके मात्रक की बात करें तो चुंबकीय फ्लक्स फाई का जो मात्रक होता है, फाई बी का मात्रक, वो होता है मैक्सवेल, मैक्सवेल, ठीक है। तो एमकेएस पद्धति में वेबर और सीजीएस पद्धति में मैक्सवेल होता है। ये चुंबकीय फ्लक्स के दो मात्रक है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप एमकेएसए सिस्टम में अगर निकालेंगे तो आ जाएगा न्यूटन मीटर पर एम्पियर। तो बी का ये मात्रक जो आपने एमकेएस में और सीजीएस में देखा, इन दोनों में आपस में एक संबंध भी होता है, और वो संबंध आपको याद रखना है। वो संबंध ये है कि 1 वेबर इज इक्वल टू 10⁸ मैक्सवेल, ठीक है। 1 वेबर इज इक्वल टू 10⁸ मैक्सवेल होता है। तो ये हो गया चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक। अब मान लीजिए, देखिए ये जो सतह है ये जरूरी तो नहीं है कि ये हमेशा चुंबकीय फ्लक्स के साथ इसका जो एरिया वेक्टर हो वो थीटा कोण ही बनाता हो। ऐसा भी हो सकता है कि ये जो सतह है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समांतर रखा हो, जो सतह है वो चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा के समांतर ऐसे रखा हुआ है और ये बल रेखाओं के जाने की दिशा है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि जो सतह है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के एकदम लंबवत रखा हो, ऐसे रखा हो, है ना, ये बल रेखाएं ऐसे जा रही हैं और ये इसके लंबवत रखा गया है। तो अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के साथ इस सतह का हम कोण बदलते जाएं तो इससे गुजरने वाले बल रेखाओं की संख्या भी बदलती जाएगी। आप देख रहे हैं कि अगर ये बिल्कुल ऐसे समांतर रखा गया और ये बल रेखाएं हैं तो इससे गुजरने वाले बल रेखाओं की संख्या कम हो जाएगी, और अगर ये इसके लंबवत ऐसे रख दिया जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा बल रेखाएं इससे होकर गुजरेंगी, ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ से आपको देखिए, यहाँ दिखा रहा हूँ मोबाइल से, आप देखिए कि अगर ये चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा है और हमने मोबाइल को उसी में ऐसे रख दिया तो इससे होकर गुजरने वाले बल रेखाओं की संख्या तो कम से कम होगी या बिल्कुल नहीं होगी। लेकिन अगर हम इसी चीज़ को इस चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा के बिल्कुल ऐसे लंबवत इस तरीके से रख दें तो इसमें से होकर इस पूरी सतह से ज़्यादा बल रेखाएं होकर गुजर सकती हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये इस तरह इधर से बल रेखाएं जाती तो कम से कम बल रेखाएं गुजरती, ठीक है। ऐसे कर देते ज़्यादा जाती। तो इसलिए यानी ये जो सतह हमने रखा है ये चुंबकीय क्षेत्र बी के साथ जिस तरीके का कोण बनाएगा उसी आधार पर इसके फ्लक्स का मान भी आपको मिलेगा। यानी अगर आप इसको घुमाते जाएं, इसकी दिशा को बदलते जाएं तो फ्लक्स का मान भी बदलता जाएगा, ठीक है। तो हमने दो स्थितियां, विशेष स्थितियों में दो स्थितियों की हम बात करने जा रहे हैं जिस पर ज़्यादातर न्यूमेरिकल आता है और लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको सावधान करता हूँ, ध्यान रखिए कि जब भी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समांतर ये रखा जाएगा सतह, यानी ये जो समतल है ये चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा के समांतर रख दिया गया है, तो ऐसे केस में फ्लक्स का मान, और जब इस सतह को इस क्षेत्र की दिशा के बिल्कुल लंबवत रख दिया जाए ऐसे केस में फ्लक्स का मान क्या क्या आता है और क्यों आता है उसको हमको समझना है। पहली बात तो देखिए क्या होता है कि जब समांतर की बात होती है तो तुरंत हमारे दिमाग में आता है कि समांतर है तो इसका मतलब कोण का मान 0 हो जाएगा, और लंबवत है तो कोण का मान 90 हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए, वैद्युत फ्लक्स हो या चुंबकीय फ्लक्स हो, यहाँ पर जो हम
फार्मूले में जो थीटा लिखा हुआ है हमने, ये थीटा है क्षेत्र और एरिया वेक्टर के बीच का कोण, न कि इस सतह के बीच का कोण, है ना। यहाँ पर जो हमने समांतर लिखा है वो समांतर इसलिए लिखा है क्योंकि ये सतह जो है ये चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा के समांतर है, न कि इसका एरिया वेक्टर, है ना। अगर ये जिस दिशा में ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये चुंबकीय बल रेखाओं की ये दिशा जो है, अगर ये सतह उसी के समांतर है तो इसका मतलब कि जो इसका एरिया वेक्टर होगा वो तो ऐसे होगा, यानी इसके बिल्कुल लंबवत, बी की दिशा के एकदम लंबवत इसका एरिया वेक्टर होगा बाहर की ओर। तो इसका मतलब कि इस अगर ये सतह क्षेत्र की दिशा के समांतर है तो जो एरिया वेक्टर होगा वो क्षेत्र की दिशा के लंबवत होगा, और वही उसी एरिया वेक्टर का बी के साथ कोण क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 हो जाएगी। और थीटा की वैल्यू जैसे ही 90 आप यहाँ पर रखेंगे तो इस केस में फ्लक्स फाई बी का मान कितना आ जाएगा, बी इंटू ए इंटू कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, इसलिए यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो फाई वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। ठीक है, तो जब भी कभी सतह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समांतर रखा जाएगा तो थीटा का मान 0 नहीं बल्कि 90 होगा, और ये थीटा एरिया वेक्टर और बी के बीच का कोण है। ठीक है, और ऐसे केस में फ्लक्स का मान कितना आ जाएगा, 0, यानी कि कह सकते हैं न्यूनतम। तो अगर कभी भी किसी भी सतह को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समांतर रखेंगे तो उससे कम बल रेखाएं पास होंगी, और अगर उसको लंबवत रख दिया आपने, अब देखिए चूंकि ये सतह ही इसके लंबवत है और हमारा जो एरिया वेक्टर होता है वो भी सतह के लंबवत होता है, तो अगर सतह ही बी की दिशा के लंबवत है तो सतह का जो एरिया वेक्टर होगा वो भी इसके लंबवत है, अर्थात बी के समांतर हो जाएगा, बी की ही दिशा में निकलेगा एरिया वेक्टर। ठीक है, तो अगर बी की ही दिशा में निकलेगा एरिया वेक्टर तो उन दोनों के बीच का कोण थीटा कितना लेंगे, यहाँ पर 0 डिग्री लेंगे। यानी अगर सतह चुंबकीय क्षेत्र बी के लंबवत रखा हो तो थीटा का मान 90 नहीं बल्कि 0 होगा। ठीक है, और थीटा का मान जैसे ही 0 आपने यहाँ पर फार्मूले में रखा तो फाई बी इज इक्वल टू होता है बी इंटू ए इंटू कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू 1, तो फाई बी इज इक्वल टू आ जाएगा बी इंटू ए, और ये कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू है, इसी वजह से ये फ्लक्स की भी मैक्सिमम वैल्यू आएगी, यानी अधिकतम मान आएगा। ठीक है, अर्थात अगर आप ये चाहते हैं किसी भी सतह से ज़्यादा फ्लक्स पास हो तो उस सतह को क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखना पड़ेगा, और अगर आप चाहते हैं कम से कम पास हो तो उसको समांतर रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो रही बात चुंबकीय फ्लक्स की, और चुंबकीय फ्लक्स इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि अगर इसको नहीं समझ पाएंगे तो फिर ये पूरा चैप्टर हमको नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो चुंबकीय फ्लक्स का कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया हो तो हम लोग फिर आगे बढ़ें, और अगला टॉपिक हम लोग लेते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना को समझने के लिए फैराडे ने एक प्रयोग किया था, और उसी प्रयोग को हम लोग यहाँ पर समझेंगे। देखिए, फैराडे ने यह किया कि एक कुंडली लिया और एक चुंबक लिया, और कुंडली और चुंबक के बीच में सापेक्ष गति कराया। देखिए, सापेक्ष गति यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि इस घटना के लिए हम चुंबक को ही गतिमान रखें, कुंडली को स्थिर रखें। आप चुंबक को स्थिर रख के कुंडली को भी गतिमान कर सकते हैं, क्योंकि कुल मिला के आपको इस कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन करना है, और इस कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन तभी होगा जब इसकी बल रेखाओं की संख्या में कमी या फिर वृद्धि होगी। अगर बल रेखाएं ज़्यादा गुजर रही होंगी तो इसका फ्लक्स ज़्यादा होगा, और अगर बल रेखाएं कम गुजर रही होंगी तो इसका फ्लक्स कम होगा। तो फैराडे ने यही किया कि कुंडली और चुंबक के बीच में सापेक्ष गति कराया, और देखा कि जब चुंबक और कुंडली के बीच की दूरी ज़्यादा रहती है तो इससे गुजरने वाले बल रेखाओं की संख्या कम हो जाने से इसका फ्लक्स भी कम हो जाता है, और जब कुंडली और चुंबक के बीच की दूरी कम रहती है तो इन दोनों के बीच की दूरी कम होने से ज़्यादा से ज़्यादा बल रेखाएं इससे गुजरती हैं, इसलिए इसका फ्लक्स ज़्यादा हो जाता है। तो इस तरीके से उन्होंने कुंडली और चुंबक के बीच में सापेक्ष गति करा के इस कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन किया, और परिवर्तन का मतलब कि देखिए वृद्धि भी और कमी भी कोई भी हो सकता है। ठीक है, परिवर्तन करना जरूरी है। तो जब उन्होंने इन दोनों के बीच में गति करा के इनके फ्लक्स में परिवर्तन किया तो उन्होंने देखा कि इस कुंडली के सिरों के बीच में एक वोल्टेज आ गया, एक वैद्युत वाहक बल प्रेरित हो गया, जबकि इस कुंडली से हमने किसी भी बैटरी को, किसी भी सोर्स को नहीं जोड़ा था। तो उनका यही एक्सपेरिमेंट निकला, फैराडे और हेनरी ने ये जो है एक्सपेरिमेंट का जो कंक्लूजन निकाला कि जब किसी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में आप परिवर्तन करेंगे तो उस कुंडली के सिरों पर एक ईएमएफ यानी एक वैद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाएगा, और अगर कुंडली आपकी पूरी एकदम बंद परिपथ के रूप में है, कहीं से भी कटा नहीं है, तो उस ईएमएफ के कारण, उस वोल्टेज के कारण इसके अंदर एक धारा भी प्रवाहित होने लगेगी। ठीक है, तो इसी चीज को, इसी घटना को नाम दिया गया विद्युत चुंबकीय प्रेरण, यानी चुंबक की वजह से इसके अंदर विद्युत प्रेरित हो जा रहा है।
यानी इसको हमने किसी भी बैटरी से नहीं जोड़ा था, किसी भी इलेक्ट्रिक सोर्स से नहीं जोड़ा था, फिर भी इस चुंबक की सापेक्ष गति के कारण इसके अंदर विद्युत का जो गुण आ गया यानी प्रेरित हो गया, इसीलिए इस घटना का नाम दिया गया विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अब अगर परिभाषा की बात करें तो परिभाषा ऐसे दी जाती है कि जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो उस कुंडली में उसके सिरों के बीच एक प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और अगर कुंडली बंद परिपथ के रूप में है तो उसमें एक प्रेरित धारा भी बहने लगती है। इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ठीक है, अब विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जब इन्होंने घटना बता दी तो फिर बहुत सारे और एक्सपेरिमेंट इन्होंने किए, और उसके आधार पर इन्होंने ये भी बताया कि किसी भी कुंडली में जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना होती है उसके कारण कितनी धारा प्रवाहित हो सकती है, या किसी भी कुंडली में जो प्रेरित विद्युत धारा यहाँ पर उत्पन्न होगी उस प्रेरित विद्युत धारा का मान किसके ऊपर निर्भर करता है, या प्रेरित वैद्युत वाहक बल का मान किसके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, तो इस आधार पर फैराडे ने अपने 2 नियम बनाए, और जो 2 नियम इन्होंने बनाए उसमें से पहला जो नियम फैराडे का था वो इस कुंडली के सिरों के बीच जो वैद्युत वाहक बल प्रेरित हो रहा है उसका परिमाण बताने के लिए। ठीक है, यानी उसका मान कितना होगा। और जो दूसरा नियम इन्होंने बनाया उस दूसरे नियम के आधार पर यह बताया कि इसमें जो प्रेरित वैद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा होगी उसकी दिशा कैसी होगी। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कौन कौन से नियम हैं और उसके क्या फार्मूले। तो फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के 2 नियम बनाए थे। नियम नंबर 1, जिसको प्रथम नियम के भी नाम से जानेंगे हम लोग, और इसी नियम को न्यूमैन का नियम भी कहा जाता है। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के पहले नियम को ही न्यूमैन का नियम भी कहा जाता है, और इस नियम की मदद से हम लोग इस कुंडली में, जिस कुंडली के चारों ओर जिस कुंडली के सामने हम लोग चुंबक को जो है सापेक्ष गति करा रहे थे, जिसके अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही थी, उस कुंडली में उत्पन्न प्रेरित वैद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा का मान कितना होता है, इसके लिए हम लोग पहला नियम प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का पहला जो नियम है वो वैद्युत वाहक बल के मान को बताता है, और ये बताता है कि कुंडली में जो वैद्युत वाहक बल प्रेरित होगा उसका जो परिमाण होगा वो कितना होगा। देखिए, वैद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ को हम लोग इस तरीके से, ई एक सिंबल है, ई ही बोलते हैं इसको, इससे हम लोग प्रदर्शित करेंगे। तो इसके अंदर जो वैद्युत वाहक बल प्रेरित होगा ई, उसके लिए इन्होंने बताया कि कुंडली में उत्पन्न प्रेरित वैद्युत वाहक बल इस कुंडली के फ्लक्स परिवर्तन की दर के बराबर होता है। फ्लक्स परिवर्तन की दर का मतलब कि कितना कम से कम समय में कितना ज़्यादा से ज़्यादा फ्लक्स बदल रहा है। एकांक समय में 1 सेकेंड में होने वाले फ्लक्स के परिवर्तन को ही फ्लक्स परिवर्तन की दर कहते हैं। और फैराडे के पहले नियम के अनुसार इस कुंडली में उत्पन्न प्रेरित वैद्युत वाहक बल का मान फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। अब फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर का क्या मतलब है, तो आप समझ सकते हैं फ्लक्स परिवर्तन की दर का मतलब कि डी फाई अपान डी टी, यानी डी डी टी या फाई, समय के सापेक्ष फ्लक्स का जो है अवकलन करेंगे तो ये बोलेंगे फ्लक्स परिवर्तन की दर। और ये हमने बहुत ही इंस्टेंटेनियस यानी बहुत ही तात्क्षणिक परिवर्तन लिया हुआ है, बहुत थोड़े से समय अंतराल डी टी समय अंतराल में, है ना। तो अगर डी टी समय अंतराल में फ्लक्स में परिवर्तन डी फाई हो तो फ्लक्स परिवर्तन की दर बराबर डी फाई अपान डी टी। अगर मान लीजिए आप एक बड़ा ज़्यादा मतलब एक लंबा इंटरवल लेते डेल्टा टी, और मान लेते हैं डेल्टा टी टाइम इंटरवल में जो फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है वो हो रहा है डेल्टा फाई, तो फ्लक्स परिवर्तन की दर निकालने के लिए लिखते डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी, है ना। और अपने हाई स्कूल में जो है इसी तरीके से पढ़ा भी है। तो ये चीज़ वही है, बस ये बहुत ही छोटे इंस्टेंट इंटरवल के लिए कैलकुलेशन करता है, इसमें एक्यूरेसी के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, और इसमें ये एवरेज वैल्यू देता है। तो फ्लक्स परिवर्तन की दर का मतलब कि फ्लक्स की परिवर्तन को समय से भाग कर देना, तो वही चीज़ यहाँ पर भी हुआ है। ठीक है, तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के पहले नियम के अनुसार कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान इस कुंडली में होने वाले फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। ऋणात्मक दर, ऋणात्मक क्यों होता है इसको हम लोग आगे अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो माइनस डी फाई अपान डी टी। अगर मान लीजिए इस कुंडली में फेरों की कई संख्या है, एक फेरे ना हो, जैसे पिछला हमने डायग्राम अभी बनाया था, उसकी बजाय इस तरीके का कुंडली हो जिसमें कई फेरे बने, तो कुंडली में अगर फेरों की संख्या मान लेते हैं एन है, तो एन फेरों की संख्या की वजह से जो कुल वैद्युत वाहक प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा उसमें ये एन से मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, और यही हो जाता है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का पहला नियम, E बराबर माइनस एन डी फाई अपान डी टी, यानी उत्पन्न प्रेरित वैद्युत वाहक बल का मान फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है।
और एक चीज़ पर निर्भर करता है, जितने ज़्यादा फेरे होंगे इसमें उतना ज़्यादा वैद्युत वाहक बल प्रेरित होगा, क्योंकि आप देखिए E प्रोपोर्शनल टू N दिख रहा है। ठीक है, तो ये फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का पहला नियम हो गया। अब दूसरे नियम में इन्होंने ये बताया कि जो विद्युत चुम्बकीय यहाँ पर विद्युत वाहक बल जो उत्पन्न होगा या विद्युत धारा जो प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होगी वो जो है उसकी दिशा किधर होगी। ठीक है, वैसे तो उसकी दिशा ज्ञात करने के लिए हम लोग फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम पढ़ेंगे, लेकिन फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का जो दूसरा नियम है उस नियम की मदद से भी आप इस कुंडली के अंदर उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा पता कर सकते हैं। ठीक है, तो द्वितीय जो नियम है इसको देखते हैं। जो दूसरा नियम है इसी को लेंज का नियम भी कहते हैं। लेंज का नियम, लेंस नहीं, लेंज का नियम। ठीक है, ध्यान रखना है। तो फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का जो दूसरा नियम है उसको लेंज का नियम भी कहते हैं, और ये लेंज का नियम जो है वो ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर ये काम करता है। ठीक है, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसका क्या मतलब है। यहाँ पर ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है कैसे। देखिए, इसके लिए यानी दिशा ज्ञात करने के लिए ही हम लोग लेंज का नियम प्रयोग करते हैं, और ये नियम कहता है, ये जो दूसरा नियम है यानी लेंज का नियम, ये कहता है कि कुंडली में उत्पन्न प्रेरित वैद्युत वाहक बल की दिशा या प्रेरित धारा की दिशा ऐसी होती है कि यह उस कारण का ही विरोध करती है जिसके कारण ये स्वयं उत्पन्न होती है। यानी इस कुंडली के अंदर जो प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होगी, ये इसकी दिशा कुछ ऐसी होनी चाहिए कि उस कारण का ही ये विरोध करती है जिसके कारण ये स्वयं उत्पन्न होती है। और ये किसके कारण उत्पन्न होती है आप जानते ही हैं। प्रेरित धारा किसकी वजह से उत्पन्न होती है? फ्लक्स के परिवर्तन की वजह से। अब फ्लक्स का परिवर्तन तो दो तरीके से हो सकता है, या तो हम इसका फ्लक्स बढ़ा दें या तो हम इसका फ्लक्स घटा दें। ठीक है, तो इसके लिए लेंज के नियम के अंतर्गत आप जरा इस चारों डायग्राम को समझ लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि स्टेटमेंट का क्या मीनिंग है। मान लीजिए कि इस चुंबक का हम उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल इस कुंडली के नज़दीक लेके आ रहे हैं। तो आप जानते हैं कि उत्तरी ध्रुव ले आ रहे हैं तो इससे बल रेखाएं निकलती रहती हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा बल रेखाएं इसमें से पास होंगी। इसका मतलब कि जब हम इस कुंडली के पास में उत्तरी ध्रुव को लेकर आएंगे तो इसके फ्लक्स में वृद्धि होगी। ठीक है, तो ये कुछ इधर ऐसी धारा की दिशा होगी कि वो फ्लक्स के वृद्धि के जो है विरोध करना चाहेगी। और आप देख रहे हैं कि नॉर्थ पोल को आप नज़दीक ले आ रहे हैं, तो इसका जो है विरोध करने के लिए इधर भी नॉर्थ पोल होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं सेम जो ध्रुव होते हैं उनमें प्रतिकर्षण बल काम करता है। तो लेंज का नियम यही कहता है, यहाँ धारा की कुछ ऐसी दिशा होती है कि उस कारण का ही विरोध करती है जिसके कारण ये उत्पन्न होती है। और आप यहाँ पर इस चुंबक के उत्तरी ध्रुव को लेके जा रहे हैं तो फ्लक्स इसका बदलेगा, जिसके कारण इसके अंदर धारा उत्पन्न होगी। तो अगर इस नॉर्थ पोल के आने की वजह से इसके अंदर प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है तो यहाँ पर कुछ ऐसा यहाँ दिशा लेना है कि ये नॉर्थ पोल ही बन जाए ताकि इस कारण का विरोध करने लगे। और मैं पीछे ही आपको ये चीज़ बता चुका हूँ कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज किस दिशा में कौन सी जो है कौन से पोल की तरह ये काम करता है। तो आपने देखा था कि अगर ये धारा इस तरीके से बहने लगे, अगर किसी भी कुंडली में इस तरीके से धारा बहे यानी क्लॉकवाइज, तो ये साउथ पोल की तरह काम करता है। ठीक है, और अगर वो इसमें एंटी क्लॉकवाइज धारा बहने लगे तो फिर ये नॉर्थ पोल की तरह काम करता है। ठीक है, तो ये चित्र आपको याद रखना है। अब देखिए आप कि इसके अंदर जो प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है ये उत्तरी ध्रुव के आने की वजह से उत्पन्न हो रही है, तो इसका यहाँ पर ऐसी दिशा होगी कि इस कारण का विरोध करना है, यानी उत्तरी ध्रुव को आने नहीं देना है, इसको रोक देना है, तो फिर ये उत्तरी ध्रुव बन जाएगा। और उत्तरी ध्रुव बनने का मतलब बनने का मतलब कि धारा की दिशा क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो इसके अंदर एंटी क्लॉकवाइज दिशा में धारा बहेगी, यानी ये इस तरीके से धारा ऐसे जाएगी। तो इससे ये पता चलता है कि ये चुंबकीय जो यहाँ पर जो धारा मापी में ये जो सुई है वो इस तरफ झुक जाएगी। ठीक है, ऐसा फैराडे ने अपने एक्सपेरिमेंट में देखा था कि जब इस कुंडली में हम जैसे नॉर्थ पोल ले जा रहे हैं तो ये ऐसी दिशा मिल रही है, साउथ पोल ले जा रहे हैं कुछ और दिशा मिल रही है, तो उसका कारण इन्होंने पता किया और वो कारण यही निकला कि जिस वजह से ये विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है, प्रेरित धारा, ये उसी कारण का विरोध करने के लिए ही ऐसे जो है पोल की तरह बन जाती है। तो उत्तरी ध्रुव ले आएंगे तो उत्तरी ध्रुव बन जाएगी। अब मान लीजिए हम दक्षिणी ध्रुव ले जा रहे हैं, साउथ पोल लेके जा रहे हैं, तो अगर हम यहाँ पर साउथ पोल को लेकर जाएंगे, दक्षिणी ध्रुव को लेकर जाएंगे, तो यहाँ पर कुछ धारा की ऐसी दिशा होनी चाहिए कि ये साउथ पोल बन जाए ताकि इसका विरोध करे लेंज के नियम के अनुसार। ठीक है, तो साउथ पोल बनने का क्या मतलब है? ये देखिए, साउथ पोल बनने का मतलब है क्लॉकवाइज धारा। तो इसमें जो है जो धारा प्रवाहित होगी वो क्लॉकवाइज होगी। ठीक है, ये क्लॉकवाइज धारा प्रवाहित होगी। तो इसका मतलब कि ये ऐसे धारा गई थी, इसका मतलब कि यहाँ पर जो धारा मापी में सुई है वो इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अब आप समझ सकते हैं। चलिए, ये तो हम नॉर्थ पोल को आगे ले जा रहे हैं, उत्तरी ध्रुव को नज़दीक ले जा रहे हैं, दक्षिणी ध्रुव को नज़दीक ले जा रहे हैं। अब हम उल्टा कर रहे हैं, उत्तरी ध्रुव को हम दूर ले जाएंगे। तो उत्तरी ध्रुव को दूर ले जाएंगे तो विरोध करने के लिए, इस कारण का विरोध करने के लिए, चूंकि दूर ले जाएंगे तब भी फ्लक्स में परिवर्तन होगा,
और फ्लक्स परिवर्तन होगा तो प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, तो अगर दूर ले जाएंगे तो इसको कुछ ऐसा बनना है कि ये जो है इसके दूर जाने का विरोध करे। तो उत्तरी ध्रुव के दूर जाने का विरोध करने के लिए इसको दक्षिणी ध्रुव बनना पड़ेगा, और दक्षिणी ध्रुव बनने का मतलब कि इसके अंदर क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगी। ठीक है, यानी क्लॉकवाइज धारा बहेगी। तो क्लॉकवाइज धारा जब इसमें प्रवाहित होगी तो इसका मतलब कि इसके अंदर जो धारा की दिशा है वो ये हो जाएगी, यानी ये सुई जो है इधर की ओर झुक जाएगी। ठीक है, यानी आप चाहे दक्षिणी ध्रुव को नज़दीक ले आइए या फिर उत्तरी ध्रुव को दूर ले जाइए, दोनों का इफेक्ट आपको सेम दिखेगा। इसी प्रकार से आप चाहे उत्तरी ध्रुव को नज़दीक ले आइए या फिर दक्षिणी ध्रुव को दूर ले जाइए, इन दोनों का इफेक्ट भी सेम देखने को मिलेगा। तो दक्षिणी ध्रुव को अगर दूर ले जा रहे हैं तो ये उत्तरी ध्रुव बनेगा, और उत्तरी ध्रुव बनेगा इसका मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज इसमें धारा प्रवाहित होगी, ये सुई जो है इस तरफ विक्षेपित हो जाएगा ऐसे। ठीक, तो लेंज के नियम के अनुसार किसी भी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा ऐसी होती है कि यह उस कारण का ही विरोध करती है जिसके कारण ये स्वयं उत्पन्न होती है। तो अगर उत्तरी ध्रुव के नज़दीक लाने की वजह से उत्पन्न हो रही है तो उत्तरी ध्रुव बन के विरोध करेगी, उत्तरी ध्रुव के दूर ले जाने की वजह से अगर उत्पन्न हो रही है तो फिर दक्षिणी ध्रुव बन जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया लेंज का नियम, और लेंज के नियम की मदद से हम इस कुंडली में, ये जो कुंडली हमारे पास है, इसमें उत्पन्न धारा की दिशा का हम ज्ञान पा सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद ये कह रहे हैं कि जो लेंज का जो नियम है ये ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित होता है। तो लेंज का नियम ऊर्जा के संरक्षण पर कैसे आधारित होता है? तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ऊर्जा का संरक्षण क्या होता है। ऊर्जा संरक्षण का मतलब कि ऊर्जा ना ही उत्पन्न होती है और ना ही नष्ट होती है। यानी अगर हम कहीं पर कोई काम कर रहे हैं, ऊर्जा अपनी अगर नष्ट कर रहे हैं, मतलब खत्म कर रहे हैं, तो वो ऊर्जा कहीं ना कहीं कार्य के रूप में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है ना, यानी वो ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, बस एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाती है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ हो रही है। देखिए, जब हम इस नॉर्थ पोल को नज़दीक ला रहे थे तो ये नॉर्थ पोल बन गया, यानी उत्तरी ध्रुव बन गई, और उत्तरी ध्रुव जब ये बन जाएगी तो इसका विरोध करेगी, और इसका अगर ये विरोध करने लगेगी तो फिर इसको आगे ले जाने के लिए हमको कुछ कार्य करना पड़ेगा, और जो कार्य हमने यहाँ पर किया है वही कार्य इस कुंडली में के वैद्युत वाहक बल के रूप में संचित हो गई है, उसी की वजह से ये धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है ना, तो हमारे द्वारा किया गया कार्य ही इसके अंदर एक वैद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो गया। तो कार्य जो है ऊर्जा में बदल गया, यानी कार्य या ऊर्जा एक दूसरे के रूप होते हैं, ये तो आप जानते ही हैं, और ये कभी नष्ट नहीं होते, तो एक रूप से दूसरे रूप में बदल गया। तो जो भी हमने यहाँ पर काम किया है इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध, वही कार्य इस कुंडली के अंदर वैद्युत वाहक बल के रूप में संचित हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार यह जो लेंज का नियम होता है ये ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है। ठीक है, तो इस प्रकार आपने देखा कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के दो नियम, नियम नंबर 1 जिसको न्यूमैन का नियम भी कहते हैं, इसकी मदद से कुंडली में उत्पन्न प्रेरित वैद्युत वाहक बल का मान आपने निकाला, और स्टेटमेंट था कि किसी भी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित वैद्युत वाहक बल का मान उस कुंडली के में होने वाले फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। दूसरी बात यह है कि दूसरा जो नियम था, द्वितीय नियम या लेंज का नियम, ये बताता है इस कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा, और ये जो है ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित होता है। और ये स्टेटमेंट इसका था कि कुंडली में उत्पन्न प्रेरित वैद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा ऐसी होती है कि यह उस कारण का ही विरोध करती है जिसके कारण यह स्वयं उत्पन्न होती है। ठीक है, तो इस प्रकार प्रथम नियम और द्वितीय नियम आपने देख लिया। अब हम लोग बात करते हैं फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का। देखिए, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम यहीं पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से भी हम लोग क्या पता करते हैं, तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार हम लोग के आधार पर हम लोग प्रेरित धारा की ही दिशा पता करते हैं, जबकि आपने देखा था कि बाएं हाथ के नियम के अनुसार हम लोग वास्तविक धाराओं के कारण जो चुंबकीय बल उत्पन्न होता था उस बल की दिशा पता करते थे। ठीक है, तो याद रखिए कि लेंज के नियम की मदद से भी हम लोग प्रेरित धारा की दिशा पता कर रहे हैं, और फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम की मदद से भी हम लोग प्रेरित धारा की दिशा पता करेंगे। तो एक बारीक सा डिफरेंस है कि लेंज के नियम की मदद से आप इस तरह से ये लूप के रूप में जो कुंडली है, घुमावदार जो कुंडली है, उसमें आप धारा की दिशा पता कर सकते हैं, लेकिन दाएं हाथ के नियम का प्रयोग करके हम केवल और केवल सीधे धारावाही चालकों में प्रेरित धारा की दिशा पता करेंगे। ठीक है, तो ये सीधे धारावाही चालक के लिए काम आता है, और ये लेंज का नियम लूप के काम आता है। ठीक है, तो चलिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। अब देखिए, फ्लेमिंग के जो दाएं हाथ का नियम है ये बिल्कुल स्टेटमेंट वही फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार है, तो उसी से कंपेयर करते हुए अगर आप इसको याद रखेंगे तो बहुत ही आसानी से ये याद हो जाता है। ठीक है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। चलिए, इस नियम के अनुसार यदि हम अपने दाएं हाथ के अंगूठे और उसके पास की दोनों अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत रहें,
तीनों का मतलब किसी भी दो के बीच का कोण 90 अंश होना चाहिए, ठीक है। तो तीनों अगर एक दूसरे के लंबवत रहें तब यदि ये पहली उंगली ये जो है, जैसे आपने बाएं हाथ के नियम में पढ़ा था, ये F होता था, ये B और ये I, वैसे यहाँ पर भी है, ये F है, ये B है और ये I है, और यही I की दिशा ही पता करने के लिए हम ये नियम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो दाएं हाथ के अंगूठे उसके दोनों और उसके पास की दोनों अंगुलियों को एक दूसरे के लंबवत फैलाएं, तब यदि ये पहली वाली उंगली यानी तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और अंगूठा चालक की गति की दिशा को प्रदर्शित करे, तो ये जो दूसरी वाली उंगली है यानी मध्यमा, ये प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है, ठीक है। यानी अगर ये जो है B की दिशा को बताए और ये चालक की गति की दिशा को बताए, गति की दिशा का मतलब लगने वाले बल की दिशा, तो ये जो है प्रेरित धारा की दिशा हो जाएगी, ठीक है। बाएं हाथ के नियम में भी आपने यही पढ़ा था कि ये बल की दिशा होती थी, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती थी और ये धारा की दिशा होती थी। एक और मेजर डिफरेंस याद रखिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम और बाएं हाथ के नियम में, कि बाएं हाथ के नियम में ये जो मध्यमा था वो वास्तविक धारा की दिशा थी, और दाएं हाथ के नियम में ये जो मध्यमा है वो प्रेरित धारा की दिशा है, ठीक है। तो इस प्रकार दाएं हाथ का नियम का स्टेटमेंट यही हो जाएगा कि यदि हम अपने दाहिने हाथ के अंगूठे और उसके पास के दोनों अंगुलियों को एक दूसरे के लंबवत फैलाएं, तब यदि पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और अंगूठा चालक की गति की दिशा को प्रदर्शित करे, तो मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपने अभी तक पढ़ लिया चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है ना, किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में किसी भी सतह से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान कैसे निकालते हैं। फिर आपने देखा कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना क्या होती है, कि किसी भी चुंबकीय क्षेत्र को अगर परिवर्तित कर दिया जाए, किसी सतह का फ्लक्स अगर परिवर्तित कर दिया जाए, तो उसमें एक अपने आप एक वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जिसको प्रेरित वैद्युत वाहक बल कहते हैं। अगर कुंडली बंद है तो उसके अंदर एक धारा भी बहेगी जिसको प्रेरित धारा कहेंगे, और इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहेंगे। फिर आपने देखा कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, जिसमें आपने दो नियम पढ़े, न्यूमैन का नियम और लेंज का नियम। अब उसके बाद आपने देखा कि इस जो प्रेरित धारा होगी उसकी दिशा ज्ञात करने के लिए यानी फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। अब लास्ट हम लोगों को पढ़ना है कि प्रेरित धारा और प्रेरित आवेश ये क्या होते हैं और इनका मान कैसे निकाला जाता है। चलिए तो समझते हैं प्रेरित धारा और प्रेरित आवेश। आपने देखा कि किसी भी कुंडली में जब फ्लक्स परिवर्तन करते हैं तो उस कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन के कारण इसमें एक प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। अगर ये कुंडली बंद परिपथ के रूप में हो, मतलब कहीं से भी ये कटा हुआ ना हो, ये बंद परिपथ हो, तो उस प्रेरित वैद्युत वाहक बल के कारण इसके अंदर एक धारा प्रवाहित होने लगती है जिसको प्रेरित धारा कहते हैं। और प्रेरित धारा आप जानते हैं कि एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश को ही कहते हैं। तो प्रेरित धारा जिन आवेशों की वजह से प्रवाहित होती है उन आवेशों को, उस आवेश की मात्रा को कहेंगे प्रेरित आवेश, ठीक है। तो हमको यही पता करना है कि इस कुंडली में कितना प्रेरित धारा या कितना प्रेरित आवेश जो है प्रवाहित हो रहा है। तो प्रेरित धारा सबसे पहले हम लोग पता करेंगे। और देखिए प्रेरित धारा पता करने के लिए हम लोग जो फैराडे का जो पहला नियम था इस कुंडली के लिए, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो पहला नियम था जिसने ये बताया कि इस कुंडली में उत्पन्न प्रेरित वैद्युत वाहक बल, तो प्रेरित वैद्युत वाहक बल के लिए उन्होंने फार्मूला दिया था, प्रेरित वैद्युत वाहक बल E बराबर -N d∅/dt, है ना। ये था विद्युत चुंबकीय प्रेरण का पहला नियम। तो इसके आधार पर आपने यहाँ पर वैद्युत वाहक बल लिखा हुआ है। अब हमको पता करना है इसमें प्रवाहित होने वाली प्रेरित धारा का मान। और मान लीजिए इस कुंडली का जो अपना प्रतिरोध है वो है R। तो अगर कुंडली का प्रतिरोध R है, इसमें उत्पन्न वैद्युत वाहक बल E है, तो ओम के नियम के अनुसार ओम के नियम से हम लोग क्या निकालेंगे, प्रेरित धारा। तो प्रेरित धारा जैसे धारा के लिए फार्मूला होता है वैसे प्रेरित धारा की हो जाएगा। तो प्रेरित धारा I बराबर हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे E अपान R, होता है ना V बराबर I इंटू R, वही V की जगह पर हमने E लिखा है, वैद्युत वाहक बल लिखा हुआ है। तो प्रेरित धारा बराबर प्रेरित वैद्युत वाहक बल बटे में प्रतिरोध। और प्रेरित वैद्युत वाहक बल के लिए हमने फार्मूला देखा -N और यहाँ पर d∅/dt, है ना। ये पूरा जो हमने मान रखा है वो बस इस प्रेरित वैद्युत वाहक बल का मान रखा हुआ और अपान में R भी लिखना है, ठीक है। तो ये तो फार्मूला हो गया प्रेरित धारा का, बहुत ही सिंपल सा फार्मूला। यानी आपको बस ओम के नियम का प्रयोग करना है, तुरंत जो है प्रेरित धारा का मान निकल आएगा। अब हमको पता करना है प्रेरित आवेश का मान। अब देखिए प्रेरित आवेश का मान पता करने की अगर बात करें
तो आप जानते हैं कि प्रेरित धारा का मतलब क्या है। ये जो धारा है, धारा के लिए हम लोगों ने फार्मूला भी पढ़ा है, आवेश I बराबर होता है Q/T। लेकिन इस वाले फार्मूले को देखिए, हमने जो इंटरवल लिया है वो dt लिया हुआ है। तो अगर t इंटरवल में q आवेश मानते थे तो dt इंटरवल में कितना आवेश मानेंगे, dq। तो यानी हमको जो धारा का फार्मूला प्रयोग करना है वो dq/dt वाला केस लेना है, ठीक है। तो प्रेरित आवेश के लिए इसी वाले फार्मूले में देखिए I की जगह पर लिखेंगे dq/dt और ये इक्वल टू, यहाँ पर आप देख रहे हैं -n/r और इसके बाद d∅/dt, ठीक है। अब देखिए इस dt से ये dt कैंसिल हो जाएगा, तो dq बराबर -n/r d∅। लेकिन हमको प्रेरित आवेश का मान चाहिए, dq नहीं, पूरा आवेश चाहिए। हमने पूरी धारा निकाली हुई है, तो इसके लिए हमको दोनों पक्षों का समाकलन करना पड़ेगा। दोनों पक्षों का समाकलन कर दीजिए, तो यानी इंटीग्रेशन dq इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -n/r और d∅, ठीक है। यानी अब इस dq का समाकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो dq का समाकलन करेंगे तो आ जाएगा q बराबर, ये -n/r ये कांस्टेंट है, यानी इस परिपथ का जो है प्रतिरोध वो भी फिक्स है, फेरों की संख्या भी एकदम कन्फर्म है, फिक्स है, ये बदल नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों अगर नहीं बदल रहे हैं तो इन सब को हम इस इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं। तो -n/r और इंटीग्रल के अंदर क्या हो जाएगा d∅, और d∅ को जब इंटीग्रेट करेंगे, और यहाँ पर लिमिट भी लिख देते हैं, फ्लक्स में परिवर्तन ही तो है ये, तो फ्लक्स में परिवर्तन यानी कि कहाँ से कहाँ तक, ∅1 मान लीजिए शुरुआत में और ∅2 जो है वो अंत में, प्रारंभिक फ्लक्स और अंतिम फ्लक्स, ठीक है। और d∅ का समाकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ∅ आ जाएगा। तो q बराबर हो जाएगा -n/r और ये यहाँ पर ∅, और लिमिट ∅1 से ∅2 तक, ठीक है। अब लिमिट प्रयोग कर दीजिए, यहाँ पर अपर लिमिट और फिर माइनस लोअर लिमिट। तो जैसे यहाँ पर लिमिट रखेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी प्रेरित आवेश के लिए, ये आ जाएगा q बराबर -n/r और ब्रैकेट में आ जाएगा ∅2 - ∅1, ठीक है। तो ये हो जाएगा फ्लक्स का मान, सॉरी प्रेरित आवेश का मान। तो इस प्रकार प्रेरित वैद्युत वाहक बल के फार्मूले से हम लोग प्रेरित धारा और प्रेरित आवेश दोनों का मान निकाल लेंगे, और कई बार इस पर न्यूमेरिकल्स भी आए हैं, ठीक है। तो ये फार्मूले आपको याद रखना है। तो इस प्रकार इतने जो है टॉपिक आज के चैप्टर का जो है, ये चैप्टर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, इतने टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। अब अगले लेक्चर में हम लोग इसके आगे की चीज़ें कवर करेंगे, जो भी इस चैप्टर में बचा हुआ पार्ट है नेक्स्ट लेक्चर में ही उसको ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो आप लोग भी झामलों की तरह खुश रहिए और अपना पढ़ाई जो है जारी रखिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।